जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक दुनिया थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। पर जानते हैं, उनकी कहानी का ज्यादातर हिस्सा आज भी एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो धूल और वक्त के नीचे दबी है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस छोटी सी मुहर से। देखने में छोटी है, पर यह हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास चीजों में से एक है। ये सिलखड़ी नाम के एक पत्थर से बनी है। इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और साथ में ये देखिए, कुछ रहस्यमयी निशान। ये एक ऐसी लिखाई है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो आखिर क्या मतलब हो सकता है इन निशानों का? और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। भाई, जब हम उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते तो फिर उनकी दुनिया को कैसे समझेंगे? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। उनके पीछे छोड़े गए सुरागों को एक एक करके जोड़ना होगा। तो हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा हमें सीधा उस सबसे बड़ी मुश्किल पर ले जाता है, और वो है उनकी लिखाई का राज। ये लिखाई हमें हर जगह मिलती है, मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, मिट्टी के बर्तनों के कोनों पर, और भी न जाने कितनी चीजों पर। हमारे पास इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी एक्सपर्ट पक्के तौर पर यह नहीं बता पाया है कि इनका मतलब क्या है। सच में ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो सवाल ये है कि हम इस लिखाई के बारे में जानते क्या हैं? खैर, हम ये जानते हैं कि इसमें करीब 400 अलग अलग निशान हैं, जो किसी भी अल्फाबेट से कई ज्यादा हैं। मतलब ये कोई वर्णमाला तो नहीं थी। और माना यह जाता है कि इसे राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज उर्दू लिखी जाती है। पर जब तक ये कोड टूट नहीं जाता, हमें उनकी कहानी को समझने के लिए दूसरे सुरागों का ही सहारा लेना होगा। और यहीं से हमारी असली जासूसी का काम शुरू होता है। अगर हम उनकी जुबान नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ? शायद उनके बनाए शहर हमें उनकी कहानी सुना सकते हैं। तो हमारा पहला सुराग है उनके खंडहर। और ये कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं थी, ये भी समझ लीजिए। इसके शहर आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैले थे। सोचकर देखिए, एक ऐसा एरिया जो पुराने मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। 2000 से ज्यादा बस्तियां मिल चुकी हैं अब तक। ये स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि इनके सबसे मशहूर शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो 2 हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा छोटा था पर ऊंचाई पर बना था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। और दूसरा हिस्सा बहुत बड़ा था, पर वो नीचे बना था, जिसे निचला शहर या लोअर टाउन कहा जाता है। ये साफ साफ एक सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। तो क्या ये समाज के बंटवारे का कोई संकेत था? और ये प्लानिंग कमाल की थी। सड़कें और गलियां एकदम ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई। इतना ही नहीं, उनकी ईंटें तक एक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं, चाहे वो धूप में सूखी हों या भट्टी में पकी हों। जरा सोचिए, एक ही साइज की ईंटें सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी मिल रही हैं। इस तरह की यूनिफॉर्मिटी तो किसी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी के बिना मुमकिन ही नहीं लगती। इसी दुर्ग वाले हिस्से में हमें कुछ बहुत ही खास स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये विशाल स्नानागार या द ग्रेट पाथ। ये एक आंगन के बीचों बीच बना एक रेक्टेंगुलर टैंक था, जिसके चारों तरफ एक कॉरिडोर था, और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर यही माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक मौके पर नहाने के लिए होता होगा। और ये चीज उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। हड़प्पा के शहरों की सबसे यूनिक बात पता है क्या थी? उनका ड्रेनेज सिस्टम। नालियां पूरी तरह ढकी हुई थीं और हर घर की नाली सड़क की मेन नालियों से जाकर जुड़ती थी। ये तो बिल्कुल मॉडर्न अर्बन प्लानिंग जैसा लगता है ना? लेकिन ये सब हो रहा था हजारों साल पहले। ये दिखाता है कि वो लोग सफाई और प्लानिंग को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले सुराग की तरफ। शहरों की बनावट से हमें एक बड़ी तस्वीर तो मिल गई, पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, इसका पता लगाने के लिए हमें उन चीजों को देखना होगा जो वो अपने पीछे छोड़ गए। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट समाज में फर्क को समझने के लिए चीजों को अक्सर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती हैं उपयोगी चीजें और दूसरी होती हैं विलासिता की, यानी लग्जरी चीजें। उपयोगी मतलब वो जो रोज के काम आती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, और लग्जरी मतलब वो जो बहुत कीमती हैं, मुश्किल से मिलती हैं और जिन्हें बनाना भी आसान नहीं है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये चक्कियाँ।
ये बहुत बड़ी तादाद में मिली हैं और ऐसा लगता है कि उस जमाने में अनाज पीसने का यही एक तरीका था। ये एक क्लासिक उपयोगी चीज है जिससे हमें उनके खाना बनाने के तरीके का अंदाजा लगता है। और इससे जुड़ी एक बड़ी मजेदार बात भी है। जब आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके को ये चक्की मिली तो उनके बावर्ची ने इसे फौरन पहचान लिया और जानते हैं क्या कहा? उसने इसे किचन में इस्तेमाल करने के लिए उधार मांग लिया। इससे पता चलता है कि हजारों साल बाद भी कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदलती। अब जरा उस चक्की की तुलना इस छोटे से बर्तन से कीजिए। ये फयोंस से बना है। फयोंस क्या होता है? ये घिसी हुई रेत, रंग और गोंद जैसी किसी चिपचिपी चीज को मिलाकर फिर उसे पकाकर बनाया जाता था। इसे बनाना बेहद मुश्किल था, इसीलिए ये बहुत कीमती भी था। और ऐसी चीजें ज्यादातर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों से ही मिली हैं, जो शायद इस तरफ इशारा करता है कि समाज में अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। तो अब हमारी पड़ताल का दायरा और भी बड़ा होने वाला है। ये सिविलाइजेशन दुनिया से कटी हुई नहीं थी। असल में ये उस जमाने के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत अहम खिलाड़ी थी। सबूत हमें ये बताते हैं कि हड़प्पा के लोग दूर दूर के इलाकों से ट्रेड यानी व्यापार करते थे। जैसे केमिकल एनालिसिस से पता चला है कि वो लोग तांबा शायद ओमान से लाते थे, जो अरब प्रायद्वीप में है। मतलब वो एक बहुत बड़े समुद्री और जमीनी ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है मेसोपोटामिया से, यानी आज के इराक से। वहाँ के पुराने टेक्स्ट्स में मेलुहा नाम की एक जगह से व्यापार का जिक्र मिलता है, और ज़्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि मेलुहा हड़प्पा के इलाके को ही कहा जाता था। उन लेखों में ये तक लिखा है कि मेलुहा से क्या क्या आता था, जैसे कार्निलियन, लाजवर्धमणि, तांबा, सोना और अलग अलग तरह की लकड़ियाँ। और फिर हमारे पास विजुअल प्रूफ भी है। मेसोपोटामिया में एक सिलिंड्रिकल सील मिली है जिस पर हड़प्पा का कुबड़ वाला बैल बना हुआ है, और दूसरी तरफ हड़प्पा की अपनी मोहरों पर हमें जहाज़ों और नावों की तस्वीरें मिलती हैं। ये सबूत चीख चीख कर उस पुराने इंटरनेशनल ट्रेड की गवाही देते हैं। तो हमने इन सारे खामोश सुरागों को एक साथ जोड़कर देखा है। उनके शहर, उनकी चीजें, उनका व्यापार, इन सब से एक कमाल की सिविलाइजेशन की तस्वीर तो बनती है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत से सवाल अब भी बाकी हैं। जैसे कि वो कौन सी भाषा बोलते थे? उन पर राज कौन करता था? कोई राजा या कोई पुजारी? वो पूजा किसकी करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 1900 BCE के आसपास ये महान सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? क्या वजह थी? क्लाइमेट चेंज? किसी ने हमला किया था? या कुछ और? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और ये इस कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं। हमारी अब तक की जासूसी ने हमें एक ऐसी सभ्यता की झलक दिखाई है जो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, ऑर्गेनाइज थी और पूरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो जाता है। न जाने इस धूल के नीचे अभी और कितने राज दफन होंगे। और क्या पता, जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा हो, धौलावीरा में मिले इस पुराने साइन बोर्ड के निशानों में। और ये हमें घुमाकर वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, एक ऐसी लिखाई जिसे हम पढ़ नहीं सकते। जब तक हम इस कोड को क्रैक नहीं कर लेते, हड़प्पा की कहानी एक ऐसी ही दिलचस्प, अनसुलझी पहेली बनी रहेगी।